नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इतिहास की जो सीरीज बीच में रुक गई थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उस सीरीज को कंटिन्यू करने का वक्त आ गया है। आपको याद होगा हम लोग मुगल काल का अध्ययन कर रहे थे और मुगल काल में मुगल वंश के संस्थापक बाबर से लेकर क्रमशः हुमायूं, शेरशाह सूरी के होते हुए हम लोग अकबर, जहांगीर, शाहजहां से औरंगजेब तक पहुंच गए थे। औरंगजेब के विषय में आपको पिछली 3 कक्षाएं प्राप्त हो चुकी हैं। औरंगजेब का परिचय आपको बताया गया, उसके पुत्र पौत्रों और बांधवों के बारे में, उसकी पत्नियों के बारे में। औरंगजेब के समय जो प्रमुख विद्रोह हुए उनकी भी चर्चा पिछली कक्षाओं में की गई है। मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हमारी चर्चा औरंगजेब द्वारा किए गए विजय अभियान पर होगी। तो आज की जो क्लास है यह औरंगजेब की विजय अभियान पर कंटिन्यू रहेगी। औरंगजेब ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की, एक सिंपल सा खाका अगर मैं खींचूं तो आप देखेंगे औरंगजेब के विजय अभियान के अंतर्गत हम लोग औरंगजेब पे 4थी क्लास पढ़ रहे हैं। औरंगजेब, जिसे मुगल वंश का अंतिम योग्य बादशाह माना जाता है, अंतिम सबसे योग्य सम्राट है। उसके बाद के जो सम्राट है वो शक्तिशाली नहीं साबित हुए, अयोग्य साबित हुए। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे मुगल वंश अवनति की ओर बढ़ता चला गया। तो आप देख रहे हैं औरंगजेब में आज हमें जो पढ़ना है वो औरंगजेब की विजय पढ़नी है। कौन कौन से विजय अभियान उसने किए हैं। अगर औरंगजेब की विजय अभियान की बात की जाए तो आपको असम या अहोम अभियान दिखता है। असम या अहोम अभियान, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरी जो बातचीत करेंगे वो औरंगजेब की कश्मीर या कह सकते हैं लद्दाख विजय पर बात करेंगे। लद्दाख, और यदि समय बचता है तो हम लोग औरंगजेब की दक्षिण विजय पर भी बात करेंगे। दक्षिण विजय की पर भी बात करेंगे। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से औरंगजेब की धार्मिक नीतियों, औरंगजेब की कट्टर राजपूत नीति के कारण विद्रोह शुरू हो गए थे औरंगजेब के समय, और किस प्रकार से औरंगजेब ने अपनी प्रतिभा और अपने साहस के बल पर अपने राज्य को सुरक्षित रखा अपनी मृत्यु तक। आइए शुरुआत करेंगे औरंगजेब के विजय अभियान की। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दें, शेयर करके अपने अन्य साथियों तक भी पहुंचाते रहें। साथियों, मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको मेरी क्लास में इतना कुछ मिल जाए कि आपको दूसरी किताबों पर डिपेंड ना रहना पड़े। कई किताबों को इकट्ठा करके मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूं, तो आप भी थोड़ी सी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे, हमारी टीम भी मेहनत करती रहे। चलिए देखते हैं, असम के विजय अभियान पर बात करते हैं। असम, आप लोग जानते हैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है असम, और मुगल सीमा उस समय लगभग असम के बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी। 1657-58 में औरंगजेब शासक बन रहा है। थोड़ा सा असम में जो राजवंश है उसके इतिहास पर भी हम बात कर लें, फिर 1657-58 पे चर्चा करते हैं। असम में ध्यान देंगे आप लोग, अहोम राजाओं का शासन है, अहोम राजवंश है। ये अहोम राजवंश वास्तव में मंगोलों की एक शाखा थी।
इल्तुतमिश के समय जब चंगेज खां ने ईरान के राजकुमार मागवर्णी का पीछा करते हुए भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया, सिंधु नदी के किनारे तक बढ़ता हुआ आया। आप जानते हैं कि इल्तुतमिश ने चालाकी के साथ मागवर्णी को शरण न देकर चंगेज खां के हमले को टाल दिया था। उसी समय कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी का तात्पर्य क्या है? 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। ध्यान रखें, हमारे जो नए प्रतियोगी छात्र हैं अक्सर वो कंफ्यूज हो जाया करते हैं इस तरह की शब्दावली में। अगर हम 13वीं शताब्दी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1200 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी के बीच का जो समय है उसकी बात कर रहे हैं। 1221 में चंगेज खां ने मागवर्णी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक की यात्रा की थी, वहीं से वापस लौट गया था। भारत चंगेज खां के दुर्दांत हमले से बच गया था। उसी समय मंगोलों की एक शाखा अहोम राजवंश ने कामरूप या असम में जाकर एक राज्य स्थापित कर लिया था। ये जो राजवंश है इसका सबसे प्रभावशाली राजा हुआ शुंगमुन हुन। सबसे प्रभावशाली राजा कौन हुआ? शुंगमुन हुन सबसे प्रभावशाली राजा हुआ 15वीं 16वीं शताब्दी में। शुंगमुन हुन सबसे प्रतापी राजा है इस वंश का, अहोम राजवंश का। और इस अहोम राजवंश का धीरे धीरे भारत में रहते हुए हिंदूकरण होने लगा और इस शुंगमुन नाम के सबसे महान शासक ने हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए अपना नाम बदल लिया। अपना नाम बदल कर क्या रख लेता है? स्वर्ग नारायण रख लेता है। स्वर्ग नारायण रख लेता है अपना नाम, हिंदू धर्म स्वीकार कर लेता है। और फिर आप देखते हैं कि जब हम औरंगजेब के आसपास तक पहुंचते हैं उस समय 1657-58 की स्थिति क्या है? उस समय यहां पर असम में या कामरूप में एक शासक राज्य कर रहा है जयध्वज नाम का। है वो अहोम वंश का ही, लेकिन वो हिंदू धर्म स्वीकार कर चुका है, उसके पूर्वज हिंदू रह चुके हैं। स्वर्ग नारायण ने ही हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। तो जयध्वज ने क्या किया? उत्तराधिकार युद्ध का फायदा उठाता है और हमला करता है कहां पर? गुवाहाटी पर। गुवाहाटी जो कि मुगल राज्य का एक हिस्सा था उसे जीत लेता है जयध्वज जो अहोम वंश का शासक है। परिणाम ये होता है कि शासक बनने के बाद जब अपनी स्थिति औरंगजेब मजबूत कर लेगा तो सबसे पहले असम पर ही ध्यान देता है, सबसे पहले अहोम राजवंश पर ही विजय अभियान करता है। उस समय जब औरंगजेब ने ध्यान दिया उस समय बंगाल का सूबेदार, आपको याद होगा असम के नजदीक बंगाल ही अब मुगलों की सबसे बड़ी सूबेदारी थी, तो बंगाल का सूबेदार उस समय कौन है? मीर जुमला है। मीर जुमला उस समय बंगाल का सूबेदार है। भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है मीर जुमला। ये वही व्यक्ति है, गोलकुंडा का वही व्यापारी है जिसने शाहजहां को ईरान से लाकर खरीद कर कोहिनूर हीरा गिफ्ट में उपहार के तौर पे दिया था। वही मीर जुमला है जो शासक बनने में औरंगजेब की सहायता करता है और औरंगजेब इसे अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार करता है। ध्यान रखेंगे, जो मीर जुमला उस समय बंगाल में है और बंगाल में सूबेदार के रूप में यह काम कर रहा है। मीर जुमला को ही जिम्मेदारी दी जाती है अहोमों पर हमला करने की। मीर जुमला हमला करेगा, गुवाहाटी पर विजय प्राप्त कर लेगा, गुवाहाटी को जीत लेगा और इससे आगे जब बढ़ेंगे, गुवाहाटी से आगे बढ़ रहे हैं तो ध्यान दें, आजकल जो असम का हिस्सा है उससे कुछ बड़ा राज्य था उस समय अहोमों का या असम राज्य। असम में दो हिस्से
एक कामरूप और एक कूच बिहार। तो ये कामरूप का भी कुछ हिस्सा जीत रहा है। कौन जीत रहा है? मीर जुमला जीत रहा है। मीर जुमला ने जिस सेनापति को भेजा उसका नाम क्या था? उसका नाम था दिलेर खां। ध्यान रखेंगे, मीर जुमला सूबेदार था, दिलेर खां को सेनापति के रूप में भेजा गया था आक्रमण करने अहोमों पर। और ये जो आक्रमण हो रहा है उसमें कूच बिहार भी जीता जा रहा है और कामरूप का कुछ हिस्सा भी जीता जा रहा है। अंततः अहोम के शासक जयध्वज ने मजबूर होकर मुगलों से संधि कर ली। ये संधि किसके किसके बीच हो रही है? दिलेर खां और जयध्वज के बीच में हो रही है। ध्यान रखेंगे, मीर जुमला स्वयं संधि करने नहीं गया, उसके सेनापति के रूप में कार्य कर रहे दिलेर खां ने ही राजा जयध्वज से बातचीत करके संधि कर ली। इस संधि का बड़ा लाभ हुआ मुगलों को। उस समय जो मुगलों की सीमा थी वो बढ़ गई और ये सीमा कहां तक पहुंच गई? भराली नदी तक पहुंच गई। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है भराली नदी, तो भराली नदी तक सीमा पहुंच जा रही है। किसकी? मुगलों की सीमा पहुंच जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखें क्या होगा। अब देखें क्या हुआ। यह घटना कब की है? यह घटना है 1662 ईस्वी की, जब संधि हो रही है दिलेर खां और जयध्वज के बीच में और मुगलों का राज्य बढ़कर पहुंच जा रहा है भराली नदी की सीमा तक। वो कौन सा समय है? 1662 का समय है। और देखेंगे आप 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु हो जाएगी। मीर जुमला की मृत्यु हो जाएगी। एक नाव दुर्घटना में मीर जुमला मारा गया। एक चीज और ध्यान रखेंगे, मुगलों और राजा जयध्वज के बीच जो युद्ध लड़ा गया इसे जल का युद्ध भी कहा जाता है। जल का युद्ध भी कहा जाता है। और मीर जुमला भी कहां मारा जा रहा है? मीर जुमला की हत्या मीर जुमला पर कहां पर मीर जुमला मर रहा है? एक नाव पर मर रहा है, नाव पर। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मुगल काल का वह कौन सा सेनापति है जिसकी मृत्यु नाव पर हुई? क्योंकि मीर जुमला बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति रहा है शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में। आइए आगे बढ़ेंगे। 1663 में जब मीर जुमला की मृत्यु हो रही है तो पुनः अहोमों ने मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अतः औरंगजेब ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम है शाइस्ता खां। शाइस्ता खां कौन है ये भी आप समझें। शाइस्ता खां कौन है? औरंगजेब के मामा है। ये औरंगजेब के मामा है। हमारे जो साथी टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उनको ज्यादा ध्यान देना है, मामा कैसे हैं ये भी प्रश्न उठता है। तो आपको याद होगा मुमताज महल का नाम, मुमताज महल का विवाह किससे हुआ था? शाहजहां से हुआ था। शाहजहां से हुआ था। आपको याद है मुमताज महल किसकी पुत्री? आसफ खां की पुत्री थी और आसफ खां की मदद से ही शाहजहां शासक बनने में सफल हो पाया था। आसफ खां कौन है? नूरजहां का भाई है और ध्यान दीजिए एतमाद दौला का पुत्र है। तो एतमाद दौला के पुत्र नूरजहां के भाई आसफ खां का दामाद कौन है? शाहजहां है। और ये जो शाइस्ता खां है ये कौन है? आसफ खां का ही पुत्र है। ये ध्यान रखेंगे, इसलिए औरंगजेब का ये मामा लगता है रिश्ते में। ये ध्यान रखें आप लोग। आइए आगे बढ़ेंगे। शाइस्ता खां को भेजा गया। शाइस्ता खां ने वहां पर अराकान क्षेत्र पर विजय हासिल की। अराकान कौन सा क्षेत्र है? भारत और म्यांमार के बीच का वो जंगली इलाका जहां पर ज्यादातर जनजातियां निवास करती थीं। यहीं से पुर्तगाली और अन्य प्रकार की जातियां मुगलों पर हमला करके भाग के अराकान के जंगलों में छुप जाया करते थे। तो अराकान विजय कर रहा है। कौन कर रहा है? शाइस्ता खां कर रहा है।
अराकान पर विजय प्राप्त कर रहा है। इतना ही नहीं, उस समय का जो प्रसिद्ध द्वीप था सोन द्वीप, सोन द्वीप और सागर द्वीप पर भी विजय प्राप्त कर रहा है। कौन विजय प्राप्त कर रहा है? शाइस्ता खां विजय प्राप्त कर रहा है। लेकिन जब औरंगजेब को ये लगा कि अब सब कुछ अच्छा हो गया है, बंगाल में शांति है, असम में भी शांति स्थापित हो गई है, ऐसी स्थिति में औरंगजेब क्या करेगा? शाइस्ता खां को वापस बुला लेगा असम से, बंगाल से, और शाइस्ता खां को दक्षिण भेज दिया जाएगा। शाइस्ता खां को कहाँ भेजा गया? दक्षिण भेज दिया गया शिवाजी से निपटने के लिए। पुनः आप देखेंगे इधर क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। आसाम में परिवर्तन हो रहा है सत्ता का, और जयध्वज जो है उसका पुत्र शासक बनेगा। जयध्वज का जो पुत्र है वो शासक बनेगा। क्या नाम है? चक्रध्वज। चक्रध्वज शासक बनेगा। चक्रध्वज ने मुगल अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसने अटैक किया फिर से मुगल क्षेत्रों पर। वो हिस्से उसके राज्य के जो मुगलों के पास थे उन पर अधिकार करने का प्रयास करता है, और इस प्रकार से कामरूप जो है वो पुनः मुगलों के हाथ से निकल जाएगा। औरंगजेब चाह कर भी दोबारा असम पर हमला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब वो अपनी शक्ति को दक्षिण भारत में लगा रहा है। तो ये संघर्ष था अहोमों और मुगलों के बीच में, जिसमें मुगल विजयी जरूर हुए मगर अहोम पूरी तरह पराजित भी नहीं हुए। आइए आगे बढ़ेंगे। असम अभियान आपने देख लिया है। असम अभियान के बाद अब हम लोग बातचीत करेंगे लद्दाख पर। यहां कुछ ज्यादा नहीं जानना है, लद्दाख अभियान पर बात कर लें। रेयर प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। लद्दाख अभियान ध्यान देंगे, औरंगजेब ने कश्मीर के ही राज्य के एक हिस्से लद्दाख, जो कि आज केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, लद्दाख पर आक्रमण किया। पूछा जाए लद्दाख पर आक्रमण करने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो आपका उत्तर क्या होगा? औरंगजेब होगा। लद्दाख पर हमला कर रहा है औरंगजेब, और लद्दाख पर विजय प्राप्त करने के बाद लद्दाख में पहली मस्जिद बनवा रहा है। एक बार पूछा गया किसी परीक्षा में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी परीक्षा में, पूछा गया कि लद्दाख में प्रथम मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई। ध्यान रखेंगे औरंगजेब ने प्रथम मस्जिद बनवाई है। कहां पर? लद्दाख में। इस प्रकार से लद्दाख को मुगल राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तो हमने ये देखा है कि हमने असम और लद्दाख की बात कर ली। दक्षिण के राज्यों की अगर बात करें, एक बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति मिलती है, कथन मिलता है औरंगजेब के बारे में। एक इतिहासकार हुए यस आर शर्मा। यस आर शर्मा महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार से स्पेन के नासूर ने बर्बाद कर दिया नेपोलियन को, उसी प्रकार से दक्षिण के नासूर ने क्या कर दिया? औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। जिस प्रकार से स्पेन एक फोड़ा बन गया नेपोलियन के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का राजा है उसके लिए, उसी प्रकार से दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए एक नासूर सिद्ध हुआ। और यस आर शर्मा साहब आगे कहते हैं कि यहां पर केवल औरंगजेब के शरीर की समाधि नहीं बनी, बल्कि औरंगजेब के यश की भी समाधि बन गई। उसका गौरव भी वहीं जाकर खत्म हो जाता है, उसकी भी समाधि बन जाती है। आपको याद होगा औरंगजेब दक्षिण भारत जा रहा है 1681 ईस्वी में। मैं आपको बता चुका हूं पहले की क्लास में, अपने विद्रोही पुत्र
शाहजादा मोहम्मद अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब 1681 ईस्वी में दक्षिण भारत की तरफ चल पड़ता है। कहां पर पहुंचता है? बुरहानपुर पहुंचता है। बुरहानपुर पहुंचता है और 1707 ईस्वी तक, अपनी मृत्यु तक कहां पर रहता है? यहीं पर रहेगा, दक्षिण भारत में। तो कुल मिला के 26 वर्षों तक, 26 वर्ष औरंगजेब ने कहां पर गुजार दिए? दक्षिण भारत में गुजार दिए। वो खानदेश को नियंत्रित करने का प्रयास करता, कभी अहमदनगर को, कभी मराठों को, बीजापुर और गोलकुंडा को इस बीच जीता उसने और इन दोनों राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया, लेकिन उसे पूरी तरह से शांति नहीं मिली। निरंतर मराठे उसे परेशान करते रहे। तो हम लोग इन मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, उसके दक्षिण विजय में क्या क्या हिस्से हुए, क्या क्या बातें हुई, सब पर बात करेंगे, लेकिन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारी क्लास को अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।